नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं। और रेगुलर क्लासेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर क्लासेज आपको रात्रि 9 बजे अवेलेबल होती है। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और अपने गोल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना गोल आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिट्स आपको यहाँ पर क्या मिलता है? रेगुलर लाइव क्लासेज अवेलेबल है। लाइव क्लासेज में अपने डाउट जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्यूट कर सके इसलिए अनअकैडमी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस कोर्स और फ्री कोर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करें तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। और प्लस कोर्स में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे, साथ ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप जो है सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो जरूर ज्वाइन करें। और 24 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने आपको यहाँ पर फ्री अवेलेबल होता है। कुछ टेस्ट सीरीज है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद में, अनलिमिटेड एक्सेस आपको अवेलेबल है। कुछ न्यू बैच कोर्सेज जो है चल रहे हैं आरएस के लिए, आरएस क्रैश कोर्स, आरएस प्रीलिम्स के लिए, आरएस मेंस के लिए, तो इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन कोर्स चल रहा है एक पटवारी के लिए, तो इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज ही से शुरू हुआ है। और जो स्टूडेंट यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इनकी कंप्लीट प्रिपरेशन को एक साथ में करना चाहते हैं, वो 10 BB कोड के साथ में, 10 BB रेफरल कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 10 BB कोड के साथ में 1130 रुपये प्रति माह में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो राजस्थान के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सारे राजस्थान के एग्जाम का एक्सेस मिलेगा। साथ ही 1 साल का कोर्स जो हमारा 7,000 रुपये का है और 2 साल का कोर्स जो है 8,400 का। इसमें भी अगर आप 10 BB कोड का उपयोग करेंगे तो आपको ये कोर्स 6,300 और 7,560 रुपये में अवेलेबल हो जाएंगे, तो इनको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 10 BB रेफरल कोड के साथ में आसान किस्तों में, मतलब कि ईएमआई में आप इनको कर सकते हैं, और नो कॉस्ट ईएमआई है। अतिरिक्त भुगतान नहीं करना, उतना ही भुगतान करना है जितने की आपकी ईएमआई है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कुछ राज्य दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा व छत्तीसगढ़। उपरोक्त में से कौन सा राज्य हीरे का उत्पादन करता है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है, ये आप लोगों को बताना है। हीरे का उत्पादन करने वाला राज्य जो है कौन सा है? तो इनमें से वे कौन सा राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? तो हीरे के उत्पादन करने वाले राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करें तो केवल एक हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है केवल हीरे का उत्पादन करता है। थोरियम के मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड भारत में किस राज्य में प्रमुखता से मिलते हैं? थोरियम का मुख्य स्रोत जो मोनोजाइट सैंड है, वो सैंड मिट्टी जो है किस जगह पर मिलती है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में और गोवा में। तो ये काज किस जगह पर मिलते हैं? तो ये हमको मिलता है केरल में, भी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नामचिक नामफुल कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर।
नामचिक नामफुल नामक कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। तो नामचिक नामफुल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रायद्वीपीय तटरेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तट का जो है अनुपात जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो अनुपात बताना है आपको। प्रायद्वीपीय भारत की तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट का अनुपात क्या है? तो अनुपात की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2:5:1 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में अवस्थित है? इनमें से वे कौन कौन से राज्य है जहाँ पर मालवा का पठार है? मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र। मालवा के पठार की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है और हमारे राजस्थान में। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इनमें से वे कौन सा राज्य है जहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियाँ मिलती हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व गुजरात। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हमको इनमें से कौन से राज्य में मिलती है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और गुजरात में। तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हमको कर्नाटक में मिलती है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किन राज्यों के हिस्सों से बनाया गया? छत्तीसगढ़ जो है इनमें से कौन से राज्य से मिलकर बना है? छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था तो उसमें कौन कौन से राज्य जो है यहाँ पर राज्यों का हिस्सा शामिल किया गया था, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जब निर्माण होता है तो ये केवल मध्य प्रदेश से होता है, केवल एक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न को नहीं करके हम हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इनमें से वे कौन सी नदी है जिस पर हीराकुंड बांध है? रिहंद, महानदी, स्वर्णरेखा और भार्गवी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महानदी पर, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश के साथ में जोड़ती है? स्टील वेल रोड यहाँ पर भारत को किस पड़ोसी देश के साथ में जोड़ती है? चीन, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
स्टील वेल रोड यहाँ पर भारत को किस देश के साथ में जोड़ती है? तो ये चीन के साथ में जोड़ती है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर गुरु शिखर है? हरियाणा, केरल, राजस्थान व बिहार। तो गुरु शिखर चोटी यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुरु शिखर चोटी जो है हमारे राजस्थान में माउंट आबू सिरोही, आप लोगों ने पता होगा आप लोगों को। 19 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित? 19 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक जो है कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। 19 ईस्ट रीज नामक ज्वालामुखी कटक जो है कौन से में है? तो ये हिंद महासागर में है, इंडियन ओशन। ठीक है, तो हिंद महासागर में ये जरूर ध्यान रखिए आप। 5 किलोमीटर लंबे, 5,000 किलोमीटर लंबा है ये। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से किसकी खेती के लिए अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत प्रसिद्ध है? तंबाकू, अफीम, गेहूं और कपास। तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत यहाँ पर किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत यहाँ पर अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा व नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो इनमें से वे कौन से द्वीप है जहाँ पर हिरोशिमा व नागासाकी शहर स्थित है? होन्शु व क्योशु, होन्शु व शिकोकू, होकाइडो व क्योशु और क्योशु व शिकोकू। हिरोशिमा व नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? तो हिरोशिमा व नागासाकी आप लोगों को पता होगा, हाँ, परमाणु बम जो है यहाँ पर गिराए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। हिरोशिमा पर गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे गिराया जाता है 7 अगस्त 1945। तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, होन्शु व क्यूशु द्वीप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा, कॉर्सिका व सार्दिनिया सार्निया द्वीप जो है इटली के पश्चिम में स्थित है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है? सत्य कथन को आपको चुनना है। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। कोर्सिका व सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है हमारा। बेलेरिक द्वीप जो है यहाँ पर मेडिटेरियन सी में है, और कोर्सिका व सार्दिनिया द्वीप जो है यहाँ पर इटली के वेस्ट में। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य दो शहरों को अलग करता है। किन दो शहरों को अलग करता है यहाँ पर जिब्राल्टर जल डमरू मध्य? पुर्तगाल व मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, और अल्जीरिया और पुर्तगाल।
जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है इनमें से कौन से दो देशों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को भी अलग करता है। तो ये वही हमारे यूरोप में जो है स्पेन और अफ्रीका में है मोरक्को। स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में मिलता है? तो गुआनो प्राकृतिक प्राकृतिक उर्वरक जो है इनमें से कौन से क्षेत्र में मिलता है? टिएरा देल फ्यूगा, आटाकामा मरुस्थल, ब्राजील का मीना गेरियस और पेरू का तटीय क्षेत्र। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक इनमें से कौन से क्षेत्र में मिलता है? तो गुआनो हमको यहाँ पर मिलता है पेरू के तटीय क्षेत्र में। बिल्कुल डी आप सही आंसर दे रहे हैं। वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? तो इनमें से क्या होते हैं वन कटान के परिणाम? मृदा अपरदन में वृद्धि, भूमिगत जल का भंडारण, आकस्मिक बाढ़। ऑप्शंस बताने हैं आपको। वन कटान के परिणाम जो है इनमें से क्या होते हैं? तो वन कटान के परिणाम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तीन, जिसमें जो है भूमिगत जल भंडारण का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सी हमारा सही आंसर है। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो इनमें से वह किस प्रकार से लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है? लीचिंग से, अपरदन से, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेपण के कारण और आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो लेटेराइट मृदा के निर्माण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लीचिंग के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, लीचिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सबोर्ग झील का विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है, मतलब ऑक्सबोर्ग जो लेक है वो विसर्ग का टूटा हुआ एक हिस्सा होता है। नदी की युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑक्सबोर्ग झील का ऑक्सबोर्ग झील जो है यहाँ पर विसर्ग का टूटा हुआ हिस्सा होता है। और नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होता है। तो यहाँ पर केवल एक हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ना कि सी। निम्नलिखित निक्षेपणात्मक गतिविधियों का अवलोकन करना। मोरेन, ग्लेशियर निक्षेप, बर्चन, पवन निक्षेप, डेल्टा, फ्लूवियल निक्षेप। तो कौन सा यहाँ पर सही है? सही के बारे में आपको बताना है। निम्नलिखित निक्षेपात्मक। तो यहाँ पर किससे जो है किसका निर्माण हुआ है? मोरेन का निर्माण ग्लेशियर निक्षेप से हुआ क्या? बर्चन का निर्माण पवन निक्षेप से हुआ क्या? और डेल्टा का निर्माण फ्लूवियल निक्षेप से हुआ क्या? तो यहाँ पर हमारे तीनों ही सही होंगे। तीनों का निर्माण जो है यहाँ पर एकदम सही है। मोरेन जो है यहाँ पर ग्लेशियर से, बर्चन जो है पवन से,
और डेल्टा जो है यहाँ पर नदियों के द्वारा निक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ओरोजोनिक बल से किसका निर्माण होता है? तो इनमें से किसका निर्माण जो है ओरोजोनिक फोर्स के परिणाम स्वरूप होता है? ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत और रिलेक्ट पर्वत। ब्लॉक माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन और रेलिक्ट माउंटेन। ओरोजोनिक बल का निर्माण जो है यहाँ पर किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो ओरोजोनिक बल का निर्माण यहाँ पर होता है हमारा गोल्डन माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन जो है यहाँ पर बनते हैं ओरोजोनिक फोल से, जिसमें जो है वलन व ब्रंसन की प्रक्रिया होती है। अफ्रीका के पेम्बा व जंजीबार द्वीप जो है किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो पेम्बा व जंजीबार यहाँ पर किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? लौंग, गन्ना, तंबाकू और कॉफी। अफ्रीका के पेम्बा व जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर अफ्रीका के पेम्बा व जंजीबार की अगर हम बात करें तो वो लौंग की खेती के लिए, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को कहा जाता है? समशीतोष्ण घास क्षेत्र जो है उनके नाम क्या है? मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिण अमेरिका में वेल्ट। तो ये आप लोगों को बताना है समशीतोष्ण घास के मैदानों को हम किस नाम से जानते हैं? समशीतोष्ण घास के क्षेत्रों को हम किस नाम से जानते हैं? तो एक और दो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दक्षिण अमेरिका की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में जो है अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना आता है। अर्जेंटीना में इसको हम पंपास के नाम से जानते हैं। और वही वेल्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वेल्ड जो है आपका दक्षिणी अफ्रीका में आता है। उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियां जो है रॉकी पर्वत से निकलती है? तो इनमें से उत्तरी अमेरिका की कौन सी मुख्य पर्वत है ऐसी है जो रॉकी से निकलती है? मिसिसिपी, मिसोरी, कोलोराडो और डियागाद्रो और कोलंबिया। तो इनमें से वे कौन सी नदियां हैं जो रॉकी से निकलती है? उत्तरी अमेरिका की कौन सी नदियां मुख्य नदी जो है यहाँ पर रॉकीज पर्वत से निकलती है? उत्तरी अमेरिका की नदियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो, तीन व पांच, मिसोरी, कोलोराडो और कोलंबिया नदी जो है यहाँ पर रॉकीज से निकलती है। वही मिसोरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सबसे लंबी नदी है जो यहाँ पर पश्चिमी मोन्टाना से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें कोलंबिया नदी जो है यहाँ पर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। कोलंबिया नदी यहाँ पर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। तो दो, तीन, पांच हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं को उनके क्षेत्रों को सही मेल बताना। कहाँ पर कौन सी स्थानीय हवा को किस नाम से जाना जाता है? मिस्ट्रल, मध्य फ्रांस, एल्पस व भूमध्य सागर में, सिरोकू उत्तरी अफ्रीका व दक्षिण यूरोप में, चिनूक रॉकीज पर्वत श्रेणी में और हर्मटन
मध्य अफ्रीका में। तो यहाँ पर स्थानीय भवनों के जो है यहाँ पर नाम है और उनके क्षेत्र है, उनमें से कौन सा यहाँ पर सही सही लिखा गया है, ये आप लोगों को बता। तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सारे के सारे जो है हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय है? इनमें से वे कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है? माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट मोनालिया, मोनालिया। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी जो है यहाँ पर सक्रिय है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 2 और 3, माउंट किलिमंजारो यहाँ पर सक्रिय नहीं है। ठीक है, और लास्ट 400 सालों से, पिछले 400 सालों से उसमें किसी प्रकार का कोई भी उद्गार नहीं हुआ। पैरोसेल द्वीप व स्पेट्रिल द्वीप, तो किन दो देशों के बीच में विवाद है? पैरोसेल व स्पेट्रिल द्वीप जो है यहाँ पर किन दो देशों के मध्य विवाद है? चीन, ताइवान व वियतनाम। बताना है आपको यहाँ पर किन दो देशों के मध्य विवाद है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। लेक्चर पसंद आए तो आपको इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पैरासोल द्वीप व स्पेटली द्वीप जो है यहाँ पर किन दो देशों के बीच में जो है विवादित द्वीप है? दावा करते हैं दो अलग अलग देश। तो यहाँ पर सभी देश है, यहाँ पर चीन, ताइवान व वियतनाम। तीनों हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सी स्थलाकृति अप्रदनात्मक है? तो अप्रदन के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हुआ है? इंसेलबर्ग, लोएस, यूजेन, जैन हो जाएगा, और बुटसे। कौन सी स्थलाकृति का निर्माण यहाँ पर अप्रदन के परिणाम स्वरूप हुआ है, अप्रदनात्मक है? तो कौन सी स्थलाकृति अप्रदनात्मक है इसमें? तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1, 3 व 4। लोहेस जो है, लोहेस का निर्माण जो है यहाँ पर निक्षेपों के परिणाम स्वरूप, लोहेस जो है, तो 1, 3, 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, ट्रांस और अंटार्कटिका श्रेणी, और महान विभाजक पर्वतमाला द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह एंडीज पर्वत श्रृंखला, साउथ अमेरिका। तो प्रश्न है हमारा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, पर इसकी जनसंख्या जनसंख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण मानव जात जो है यहाँ पर संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.4% है। वही इसकी जनसंख्या कितनी है, ये आप लोगों को बताना है। और लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए।
तो बी 17.5% है। और ये जो डेटा है हमारा 2011 के सेंसस के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना जो है यहाँ पर जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 17.5% विश्व की। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही युग्म नहीं है, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार, ये देशांतरीय हो जाएगा। देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और भारत में राज्यों की संख्या 26। कौन सा यहाँ पर सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। सही नहीं की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो सही नहीं है हमारा वो डी। बिल्कुल, भारत में राज्यों की संख्या जो है आप लोगों को पता है 26 नहीं है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है हमारी यहाँ पर 8 है। तो डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी होकर गुजरेगा। तो सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है वो इनमें से कौन से एक राज्य से होकर गुजरेगा। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है वो हमारे भारत के और कौन से राज्य से गुजरेगा। बिल्कुल, आप यहाँ पर आंसर जो दे रहे हैं ए, राजस्थान से गुजरेगा, ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से तो गुजरती है, और जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर यही प्रश्न है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है यहाँ पर कौन से जिले से गुजरती है, ये आप लोगों को बताना है। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। सिक्किम से गुजरने वाली रेखा हमारे राजस्थान से गुजरती है, ये स्टेटमेंट तो हो गया सही। इसके अलावा जो हमारा प्रश्न है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह गुजरती है। तो देखो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आप यहाँ पर धौलपुर आंसर दे रहे हैं, वो कैसे होगा। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, वो जैसलमेर से गुजरेगी, ना कि जोधपुर से। जैसलमेर हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। वह भारत के कौन से राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड। कर्क रेखा 69 गुजरती है। 69 डिग्री जो हमारे देशांतर गुजरता है, और 79 डिग्री देशांतर भी हमारे यहाँ पर जैसलमेर से ही गुजरता है। देखिए, आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को पिछले वाला प्रश्न में अगर डाउट है तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री
12 मिनट। ये राजस्थान का नॉर्थ लैटिट्यूड, ये मतलब कि अक्षांश की अगर हम बात करें, और वही दशांतर की अगर हम बात करें 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट। ये हमारा राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार है। अब इस अक्षांशीय विस्तार में अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, एक अक्षांश में 1 डिग्री जो अक्षांश होता है और 1 डिग्री जो देशांतर है, तो 1 डिग्री अक्षांश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1 डिग्री अक्षांश में हमारे यहाँ पर 111 किलोमीटर का अंतर होता है 1 डिग्री, वही अक्षांश में और वही देशांतर में। तो ये 70 डिग्री भी जो है हमारा कहाँ से गुजरेगा, जैसलमेर से गुजरेगा। ये हमारा वेस्टर्न, तो यूँ समझिए आप। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा होगा 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा 23 डिग्री 3 मिनट। यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट और यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ पर हमारा पश्चिमी देशांतर जो है यहाँ पर 70 डिग्री यहाँ से गुजरेगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। और इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से जो है यहाँ पर राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है हमारी गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। यूपी से नहीं गुजरती, उसको भी देख लेते हैं। तो ये हम अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 8 राज्यों से जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं उनकी अगर हम बात करें, पश्चिम से पूरब की ओर गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य है पश्चिम से पूरब की ओर। तो ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल पूट ए जो भी आंसर दे रहे हैं सही आंसर दे रहे हैं। इनमें से कर्क रेखा गुजरती है, जल्दी से बता पाएंगे अब तो। एमपी से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इनमें से कर्क रेखा गुजरती है हमारी। मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो अभी हमने बात करी है, तो सभी से गुजरती है, एमपी से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। इसके अलावा एक हमारे पास में ट्रिक से याद करना चाहे तो इसमें सीक्वेंस नहीं होगा, मित्र पर, मित्र पर गमछा छाल। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा यहाँ पर गुजरेगी। कर्क रेखा भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, मतलब कितने भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, बार बार मैं संख्या बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, तो एकदम आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। कर्क रेखा जो है हमारे भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, कितने भारतीय प्रदेशों से? 6, 8, 7 और 9। कर्क रेखा हमारे 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो ये झारखंड है। बार बार अब जो हम चर्चा नहीं करेंगे, सीधे अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग गांव में कितने घंटे का अंतराल होगा?
तो कितने घंटे का अंतराल यहाँ पर होगा भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु, सुदूर पश्चिमी बिंदु और सुदूर पूर्वी बिंदु के मध्य? कितने समय का अंतराल आता है हमारे यहाँ पर भारत में? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित मलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो अंतराल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 2 घंटे का होगा। देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। और आप लोगों को पता होगा हमारे भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वही 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 93 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो है हमारा, तो इन दोनों में आप लगभग देखेंगे तो कितने का अंतर हो गया, लगभग जो है हमारे यहाँ पर 30 डिग्री का अंतर आता है। और 1 डिग्री में जब 4 मिनट का अंतर होगा तो 30 × 4 तो 120 मिनट का अंतर, 2 घंटे का अंतराल जो है हमारे यहाँ पर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में देखने को मिले। तो यही चीज यहाँ पर समझाई गई है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती, तो याम्योत्तर समय जो है हमारे भारत का मानक समय है, इसकी याम्योत्तर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है ये आप लोगों को बताना है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर यहाँ पर से कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय देशांतर जो है हमारी 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, तो इनमें से वे कौन सा नगर है जो 82.5 डिग्री जो है वहां से होकर गुजरता है? नागपुर, दिल्ली, पटना और इलाहाबाद। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए आप लोग। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भारतीय मानक समय जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, तो वो कहाँ से गुजरता है? बिल्कुल डी, इलाहाबाद। प्रयागराज, इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरता है, तो डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय देशांतर जो है यहाँ पर इलाहाबाद से होकर गुजरती है, वर्तमान में प्रयागराज से। निम्नलिखित देशांतरों में से भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा जो है इनमें से कौन सी? ये आपको बताना है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा की अगर हम बात करें, बिल्कुल 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इनमें से वे कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा म्यांमार के साथ में लगती है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। तो इनमें से वे कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सबसे अधिक सीमा म्यांमार के साथ में लगती है? तो ये जो है अगर हम बात करें, बिल्कुल बी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा जो लगती है वो 520 किलोमीटर की, वहीं मिजोरम के साथ में जो सीमा लगती है वो 510 किलोमीटर की।
तो यहाँ पर हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में अगर हम बात करें मिजोरम, ये लेंथ के हिसाब से मैंने बात करी है, तो यहाँ पर 520 किलोमीटर, मिजोरम के साथ में 510 किलोमीटर। वहीं नागालैंड की अगर हम बात करें, सबसे कम सीमा लगती है नागालैंड के साथ में 215 किलोमीटर की। और मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर के साथ में सीमा लगती है लगभग 400 किलोमीटर, 198 किलोमीटर की। तो ये इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब कि म्यांमार के साथ में सीमा नहीं लगती, तो इनमें से वे भारत का कौन सा राज्य है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो अभी हमने बात करी है इसके बारे में, उभयनिष्ठ नहीं है मतलब सीमा नहीं लगती, तो यहाँ पर असम के साथ में नहीं लगती सीमा। अभी हमने बात करी नागालैंड के साथ में सबसे कम 215 किलोमीटर की सीमा लगती है हमारी म्यांमार के साथ में। वही अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर सबसे अधिक। वही मिजोरम की अगर हम बात करें तो 510 किलोमीटर। डी जो है हमारा, सॉरी ए जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और रिमेनिंग जो हमारा रह गए मणिपुर, मणिपुर के साथ में म्यांमार की सीमा जो है 398 किलोमीटर की है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, असम के साथ में सीमा नहीं लगती। भारत के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व राजस्थान। जब पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व राजस्थान। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व गुजरात। तो निम्नलिखित राज्यों में से पाकिस्तान के साथ में जो सीमा बनाता है वो कौन सा है, कौन सा समूह है? पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाने वाले की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान व गुजरात। बिल्कुल बी आप जो आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, इनमें से वे कौन सा भारतीय राज्यों का युग्म है जो नेपाल के पड़ोसी है? सिक्किम व भूटान, सिक्किम व बिहार, असम व बिहार और उत्तर प्रदेश व हरियाणा। भारत के पड़ोसी नेपाल जो है उसके साथ में भारत के इनमें से कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर सीमा साझा की अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम व बिहार करते हैं। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम और बिहार। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है जिसे कहते हैं जुरेसिक भूखंड, आर्यव्रत, इंडियाना और गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल भूखंड है, इसे क्या कहते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः एक विशाल भूखंड है। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड का भाग है, बिल्कुल आपको पता है। भारत को हम कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं? कुल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में हम भारत को विभाजित करते हैं? 4, 6, 7 और 8।
कितने प्राकृतिक प्रदेशों में हम भारत को विभाजित करते हैं? तो 6 प्राकृतिक प्रदेशों में हम भारत को विभाजित करते हैं। 6 बिल्कुल बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हमारी वो किसका हिस्सा है ये आप लोगों को बताना है। अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय व सतपुड़ा। शिवालिक पहाड़ियाँ इनमें से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो हिमालय का ही भाग है हमारी शिवालिक पहाड़ियाँ। सी जो आंसर दे रहे हैं सभी सही आंसर दे रहे हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इनमें से किस समय जो है यहाँ पर शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है? इयोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। तो शिवालिक श्रेणी के निर्माण की अगर हम बात करें तो किस में होता है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण यहाँ पर जो है मीजोजोइक में होता है। ठीक है, सी जो है हमारे यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। तो भाबर जो है इनमें से किसका उदाहरण है? मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का और अनुसमुद्री की स्थिति। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इस प्रश्न के सही आंसर की अगर हम बात करें तो गिरिपथ की स्थिति को बताता है यहाँ पर भाबर क्षेत्र। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इनमें से दक्षिणी भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, डोडा बेटा, अमरकंटक और महेंद्रगिरी। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर। तो दक्षिणी भारत के शिखर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर जो है हमारा यहाँ पर अनाईमुडी, ये हमारा सही आंसर होगा। 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। दूसरे सर्वोच्च शिखर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डोडा बेटा 2637, 2637 मीटर जो है उसकी ऊंचाई। निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो अभी हमने बात करी वही है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुडी या अनामुडी हम बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत जो है इनमें से उसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तक मंडलम, अनाईमुडी, दोद्दा बेटा और महाबलेश्वर। तो प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर भी अनाईमुडी, वही एक ही बात है। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित, तो इनमें से वे कौन से पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है जो नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल पहाड़ियाँ और अरावली पहाड़ियाँ। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी?
तो नर्मदा व ताप्ती के मध्य की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये ज़रूर ध्यान रखिए आप। और ताप्ती नदी जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी और दक्षिणी भाग पर जो है यहाँ पर ताप्ती नदी बहती है, और सतपुड़ा श्रेणी जो है यहाँ पर इन दोनों के मध्य स्थित है। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, तो इनमें से वे भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम और नल्लामलाई। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी। तो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की अगर हम यहाँ पर बात करें, कार्डामम पहाड़ी, जिसको हम इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इलायची का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? इनमें से वे कौन से राज्य हैं जहाँ पर शेवरॉय पहाड़ियाँ हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है यह शेवरॉय पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो इनमें से वे कौन सी पर्वतमाला है या पहाड़ी श्रेणी है जो महाराष्ट्र में नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ी। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में नहीं है? तो महाराष्ट्र में नहीं है यहाँ पर मांडव। बिल्कुल सी जो आंसर दे रहे हैं, मांडव जो है महाराष्ट्र में नहीं है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ व क्षेत्र दे रखे हैं, उन पर विचार करना आपको। कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिड पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। कौन सा सही सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये आप लोगों को बताना है। सही सुमेलित की अगर हम बात करें, 3 व 4, बिल्कुल सी हमारा सही आंसर है। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो इनमें से किसका भाग है महादेव पहाड़ियाँ? सतपुड़ा का, विंध्याचल का, पश्चिमी घाट का और इनमें से कोई नहीं। महादेव पहाड़ियाँ भाग है, तो इनमें अगर हम बात करें तो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही विस्तार जो है महादेव पहाड़ी। धूपगढ़ चोटी है, सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्यन रेंज में और इनमें से कहीं नहीं। धूपगढ़ चोटी किस जगह पर है, ये आपको बताना है। तो धूपगढ़ चोटी की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन
सतपुड़ा रेंज में है, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं आप सभी सही आंसर दे रहे हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला के बारे में आपको बताना है। लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो आप मेरा रेफरल कोड 10VV इसका उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको 10% डिस्काउंट जो है अवेलेबल होगा। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला इनमें से कौन सी है? तो दूसरी भारतीय महिला की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह है संतोष यादव ही जो है बिल्कुल सही आंसर। भारत की सर्वोच्च चोटी, तो इनमें से कौन सा शिखर जो है भारत का सर्वोच्च शिखर है? ये केटू, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी और एवरेस्ट। तो भारत का सर्वोच्च शिखर यहाँ पर केटू माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है हमारा, अगर हम बात करें पीओके में है 8611 मीटर जो है उसकी ऊंचाई। भारत की सर्वोच्च चोटी अभी हमने बात कर ली है, केटू हो जाएगी हमारी सी। भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो है, अगर इनमें से अगर बात करें निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर जो है हमारा कौन सा है? कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम और माउंट एवरेस्ट। तो इसकी अगर हम बात करें बिल्कुल कंचनजंगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? जो हमारे हिमालय की ऊंची चोटी है कंचनजंगा वो कहाँ पर है? कश्मीर में, नेपाल में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मतलब सबसे ऊंची नहीं, हिमालय की जो है यहाँ पर ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वह कहाँ पर है? तो वह सिक्किम में, बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर। सही क्रम क्या है? चोटियों का सही क्रम आपको बताना है। सबसे ऊंची चोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे पहले कौन सी आएगी? एलिमिनेशन प्रोसेस से आप एकदम इजीली कर सकते हैं इसमें जो है ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपको सबसे ऊंची चोटी भी पता है तो भी आप इसको आसानी से कर चलेंगे। सबसे ऊंची चोटी की अगर हम आप बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, तो सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी चोटी किसका भाग है ये आपको बताना है। असम हिमालय का, गढ़वाल हिमालय का, नेपाल हिमालय का और पंजाब हिमालय का। नंदा देवी चोटी जो है इनमें से किसका भाग है? तो नंदा देवी चोटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बी हमारा सही आंसर होगा। गढ़वाल हिमालय का ये भाग है। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर कल करेंगे, कल की क्लास में। तो लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। 10VV मेरा रेफरल कोड है। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए इस रेफरल कोड का उपयोग आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। बाय।